हेलो, वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य चैनल। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज हमारा चौथा टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा था कि 4 टेस्ट तो कंपलसरी होंगे ही, 5वां ऑप्शनल है, होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाया हूँ और टेस्ट मैंने नहीं तैयार किया है, तो थोड़ा नहीं हो पाएगा वो, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। ठीक है, लेकिन जो कंपलसरी थे 4 टेस्ट वो होने जा रहा है। आज चौथा टेस्ट है। ठीक है, और आई होप कि आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे हो और अब जो कल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप एकदम पूरी तरह से तैयार हो। ठीक है, तो टेस्ट लगाते रहिएगा, रुकना नहीं है। ठीक है, अब रुकना तभी है जब एग्ज़ाम ख़त्म होगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को एडमिट कार्ड वगैरह तो प्रॉपर मिल चुका है और आपको अपनी सिटी और सेंटर वगैरह सब पता चल चुका है। और आप अगर मेरी माने तो अगर आपका सेंटर जो भी है दूर है तो आप आज ही चले जाइए, ताकि आज जाके अपना सेंटर पता कर ले, कंफर्म कर ले, है ना। कोई टेक्निकल इशू की वजह से कहीं सेंटर एक जैसे भी हो सकते हैं कभी, या फिर गलत नाम भी हो सकता है। देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। उससे गलत तो नहीं होता है अमूमन, है ना, लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। कोई कोई सिटी में ऐसा होता है, लोकेशन की वजह से दिक्कत होती है, एंड टाइम पे ढूंढने में दिक्कत हो तो आप पहले से जाके पता कर लो, देख लो, कंफर्म कर लो कि हाँ यही कॉलेज है, यही सेंटर है, जो भी है ना। कंफर्म कर लीजिएगा और एक दिन पहले ही चले जाइए अपने सेंटर पे, मतलब सेंटर जो सिटी दी गई है वहाँ पर। ठीक है, और आप सभी को ऑल द बेस्ट है और अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए तो टाइम है ना। ऑल द बेस्ट के लिए एक और वीडियो हम बना देंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। आज का लास्ट टेस्ट है। ठीक है, अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करना है। हालांकि टेस्ट के बारे में बता दूं, इसमें थोड़े क्वेश्चन मैंने ज़्यादा ही डीप में ले लिए हैं और थोड़े मिलान वाले हैं और कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो मैं इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा ले लेता हूँ करके मैंने इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, है ना। सुमेलित करने वाले और कथन वाले क्वेश्चन है, असर रीजनल वाले, स्थापना और तर्क वाले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक तरफ उपभाषा दी रखी है, दूसरी तरफ बोली दी है। ठीक है, आपको मिलान करना है कौन सी उपभाषा से कौन सी बोली निकली है। ठीक है, एक तरफ दे रखी है मालवी है, मगही है, बुंदेली है, अवधी है। दूसरी तरफ है पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो कौन सी हिंदी कहाँ से निकली है, आपको यही बताना है, मतलब कौन सी बोली कहाँ से निकली है। देखो, मालवी, मालवी राजस्थान से निकली है। पश्चिम हिंदी से निकली है बुंदेली। अवधी पूर्वी हिंदी से निकली है और बिहारी हिंदी से तो मगही निकली है। तो क्या आएगा, पहले आएगा 3, मतलब 3 के बाद 4। पहले 3 तो 2 जगह पे आ रहा है, इसको तो हटा दो। 3 के बाद 4 एक ही जगह पे आ रहा है, इसको भी हटा दो। ऑप्शन ए। ठीक है, ABCD में आंसर देना है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 कर दिया है, लेकिन ABCD में आंसर देना है तो हमारा ऑप्शन होगा ए, यानी 1। ठीक है, आंसर ए होगा। क्वेश्चन 2, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अपभ्रंश में वियोगात्मकता कारक चिन्हों का अलग से प्रयोग बढ़ाने लगी थी। सॉरी,
कथन 2, अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। क्या है ये? सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है ना। पुरानी हिंदी, तीसरा कथन है, पुरानी हिंदी में केवल तत्सम शब्दों का प्रयोग होता था। देखो एक बात आप ध्यान रखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दिया जाता है कथन वाला, और इसमें अगर आपको लगे केवल लिखा है या फिर नहीं लिखा है, नेगेटिव होता है ना कि ऐसा नहीं होता है, ये काम नहीं करता है, वो नहीं देता है, कुछ भी नहीं वाला हो जाए, केवल वाला हो जाए, या सभी वाला हो जाए, जैसे सभी एक ऐसे हैं, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है ना, वो चीज़ ध्यान रखनी है और उसको आपको गलत करना है। यहाँ पे केवल आ गया तो ये 100% मतलब 99% चांस है कि ये गलती होगा। ठीक है, अब बचा 2, इनमें कंपटीशन आ जाएगा। अब थर्ड को हटा दो, आपको ये इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर देना ऑप्शन से। थर्ड को हटाओगे ये जाएगा, ऑप्शन डी गया, ई गया। अब बचा क्या है? आंसर निकल गया हमारा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही है, बाकी तो गलत ही है। इस तरह से भी आप एलिमिनेशन मेथड, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर पता ही नहीं है ना, तो इस तरह से भी सही कर सकते हो। ठीक है, 99% एकदम सही होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन गलत ही होते हैं। केवल वाले, सभी वाले या नेगेटिव में नहीं वाले क्वेश्चन गलत ही होते हैं 99%। 1% चांस होता है जहाँ होता है कि हाँ सही है। ठीक है, तो 1% का तो रिस्क ले सकते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। वैसे भी हमें उस क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है, तो अगर तुक्का लगाना ही है तो लॉजिकली लगाओ तुक्का ना, एकदम दिमाग से लगाओ तुक्का, लॉजिक होना चाहिए उसमें लगाने का। ठीक है, तो ये सही है हमारा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन है ना। भक्ति काल का उदय केवल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि यह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास था। तर्क है, क्योंकि अलवार संतों के माध्यम से दक्षिण भारत में भक्ति का उदय बहुत पहले से हो चुका था। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। या डी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। को सही आंसर चुनना है। क्या है? देखो सही है ना, ओनली इस्लामी आक्रमण तो नहीं था, पहले से ही चिंतन चल रहा था, है ना। भक्ति आंदोलन की बात पहले से हो रही थी। और अलवार संतों ने तो दक्षिण में ही वो किया था, मतलब उदय भक्ति का चल ही रहा था ना भक्ति आंदोलन दक्षिण में। और कहते भी हैं कि दक्षिण से होते हुए उत्तर की तरफ आया था, पश्चिम की तरफ आया था, उत्तर की तरफ आया था। तो ये दोनों तो सही होना चाहिए ना, और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन सी, दोनों का मतलब दोनों कथन सही है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है ना। सुमेलित वाले मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा लिए, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ लेता है ज़्यादातर, है ना। और कभी कभी इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है, कंफ्यूज नहीं होना है। और कथन वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हम, है ना, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता। इसमें तो फिर भी हम लगा देंगे, क्योंकि इसमें से अगर 1-2 ही हमें याद है नहीं, तो भी हम उसको सही कर देंगे। जैसे एक तरफ रचना दी रखी है, दूसरी तरफ रचनाकार। अब किसको नहीं पता है कि श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है? तो इसको लगा दो देवसेन। अब एलिमिनेशन मेथड, बी का चौथा कौन सा है? बी में चौथा कौन सा है? देखो बी में चौथा एक ही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बी में चौथा एक ही है, कोई और है नहीं ना। तो अब इसके बाद लगाते हैं
ए का कौन सा है? थर्ड है कीर्ति लता, वैसे भी याद ही होना चाहिए था, कीर्ति लता विद्यापति फेमस है, ठीक है। उसके बाद सी का पहला है पाउमचेरियू स्वयंभू का, पाउमचेरियू स्वयंभू का है, ठीक है। और बिसल देव रासो ये नरपति नल्ह का है, नाहल्ल का, नरपति नाहल्ल, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, रीतिकाल की प्रवृत्तियों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। अच्छा, रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की थी या रीति सिद्ध ने? याद है? देखो ये सब विशेषताएं ना आपको ऐसे याद होनी चाहिए मुँह जुबानी, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कथन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बताना होगा ना, ठीक है। घनानंद बोधा, दूसरा कथन, घनानंद बोधा और आलम रीति सिद्ध कवि है, रीति मुक्त कवि हैं दोनों। ये गलत है ना, ये रीति मुक्त के कवि हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जो भी दूसरे वाला है वो गलत करना है, हमें सही चुनना है ना कोट। दूसरा ए, ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है, ये भी गलत हो जाएगा। चलो ये आ गया सही, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 2 या बी कह सकते हैं, ठीक है, सही है। मतलब रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन उनकी रचनाओं में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग हुआ है, ठीक है ना। बिहारी सत्साई उनकी रचना है बिहारी जी की, और इनकी जो रचना है उन्हें गागर में सागर भरने की बात कही गई है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो रचना है ना उसमें हर तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्रम में लगाना है, क्रम वाले क्वेश्चन भी पूछता है काफ़ी, है ना, तो क्रम वाला भी देखना है। हमारा ऑप्शन ए है, सबसे पहले कवि वचन सुधा, फिर ब्राह्मण, पत्रिकाओं को सही क्रम में लगाना है, ये पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, सरस्वती, हंस। ऑप्शन बी ब्राह्मण, कवि वचन सुधा, हंस, सरस्वती। ऑप्शन सी कवि वचन सुधा, सरस्वती, ब्राह्मण, हंस। ऑप्शन डी ब्राह्मण, सरस्वती, हंस, ये कवि वचन सुधा। सबसे पहले कौन सी आएगी? ऑप्शन है पहले, सबसे पहले आएगा कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, सरस्वती पत्रिका और हंस पत्रिका, ठीक है। इन सब के जो प्रकाशन वर्ष हैं वो आप कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। कुछ तो करो, है ना, कमेंट भी करके देखो भाई, आज तक किसी ने कमेंट किया ही नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है। मुझे लगता नहीं कोई सीरियस है, 1-2 ही है सीरियस, चलो उनका फ़ायदा तो हो जाए। मेरे इस लेक्चर्स मतलब इस टेस्ट से अगर किसी का भला होता है और अगर 1-2 नंबर भी उसके आते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मतलब 1-2 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं ना तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है, तो हालांकि मतलब सही बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी दे पा रहा हूँ मेरी जो क्षमता है उसके हिसाब से बेस्ट है ये, ठीक है, मेरी क्षमता के हिसाब से बेस्ट दे रहा हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं करता है ना। जैसे कि आज तक आप देख ही रहे हो कोचिंग में ऐसे टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन इस तरह के ही होते हैं, आप उनके क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन मिला के देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इस टाइप के ही होते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको क्वेश्चन की फ़ीस देनी पड़ती है, यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ मैं। क्वालिटी देख के आप भाग जा रहे हो तो ठीक है, भाग जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो एकदम ऑथेंटिक है ना, और एग्ज़ाम लेवल का है जो आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आपको हाई लेवल क्वालिटी के साथ देखने की आदत हो गई होगी, ठीक है, तो ऐसे ही सही, क्या कर सकते हैं, अभी आदत तो आदत होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आचार्यों और उनके सिद्धांतों का मिलान करना है ना, आचार्य और एक तरफ दिए गए उनके सिद्धांत, ठीक है, एक तरफ दिया है
आचार्य, जैसे अरस्तु कॉलरेज है, टी.एस. इलियट है और आई.ए. रिचर्ड है। दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे कल्पना और फैंटेसी, ठीक है, और मूल्य का सिद्धांत है, ठीक है, थ्योरी ऑफ वैल्यू, विरेचन का सिद्धांत है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। तो आपको सही मिलान करना है कौन किसका सिद्धांत है, ठीक है। अरस्तु का कौन सा होगा? अरस्तु का तो सबको याद होना चाहिए ना, विरेचन का सिद्धांत। अब इसके साथ हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ए का थर्ड ये तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी और सी तो कट गए हमारे, ठीक है। बचा कौन? ए और बी बचा है। कोलरिज का कौन सा है? कॉलेज का कल्पना है ना, कल्पना और फैंटेसी, कल्पना और फैंटेसी मतलब ए का पहला, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा हमारा, ठीक है। और सी टी.एस. इलियट, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है टी.एस. इलियट का। आई.ए. रिचर्ड का मूल्य का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है। रिचर्ड, देखो इसका नाम रिचर्ड है ना, रिच मतलब बहुत अमीर, रिच इंसान है। रिच इंसान के पास इतने पैसे कैसे आएंगे? मूल्य की वजह से, पैसे जोड़ दो ना, रिच अमीर, उसके पास क्या होता है? पैसा। तो रिच सिद्धांत, वैल्यू ऑफ थ्योरी, मूल्य का सिद्धांत। इस तरह से याद कर लो भाई, कुछ ना कुछ कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करना है, हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क्सवादी प्रयोगवादी साहित्य चिंतन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो यहाँ पे असत्य देखना है ना, सत्य तो नहीं देखना है, असत्य देखना है। कथन 1, यह कला को समाज बदलने का हथियार मानता है। यह कला को समाज बदलने का हथियार मानते हैं, ठीक है, सही मानते हैं। ऑप्शन 2, यह यथार्थ पर बल देते हैं। यथार्थ पर बल देते हैं, ठीक है। कला को यह बदलने का हथियार मानते हैं, समाज को बदलने का हथियार, और ये यथार्थ पर बल देते हैं, मतलब जो चल रहा है उसी पर बल देते हैं, मतलब उसी को मानते हैं वो, है ना, अतीत की बात नहीं करते हैं ना। यह कलावादी दृष्टिकोण कला के लिए का पूर्ण समर्थन करता है। कलावादी दृष्टिकोण कला के लिए नहीं है ना। देखो अभी विरोधाभासी कथन आ गया ना, यहाँ पे कह रहा है कि ये समाज को बदलने का हथियार मानते हैं कला को, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कला को कला ही मानते हैं। अब तो सीधा सा गलत हो गया ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए और आप उसको कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, है ना। रट्टा मारने से आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, है ना, आंसर याद हो जाएगा, ऑप्शन याद हो जाएंगे, लेकिन ये जो समझने वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के समझने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये समझना होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के दे देता है ना, अपोजिट क्वेश्चन। यहाँ पे आ गया अपोजिट क्वेश्चन ना, देखो यहाँ पे समाज क्या कह रहा है, ये कला को समाज को बदलने का हथियार मानते हैं। तो अब दूसरी जगह तीसरे ही कथन में आ गया कि ये नहीं, कला को कला ही मानते हैं, इसलिए पूर्ण समर्थन करते हैं। ये तो गलत हो गया ना। माने हमने ऊपर वाला सही किया तो ये गलत हो गया, अगर हम इसको सही करेंगे तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला तो सही है ना, हथियार मानते हैं, वो कला को हथियार के तौर पर यूज़ करते हैं प्रयोगवादी मार्क्सवादी लोग। तो हमारा सी गलत हो जाएगा, और इसको चौथा कथन होगा शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति होती, ये तो सही है ना। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ आपको तर्क बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, तर्क बुद्धि के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। रट्टा मार के जाने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है दोस्त, है ना, ये बात ध्यान रखना आप। हमारा क्वेश्चन फिर से आ गया है मिलान करने का, है ना। एक तरफ रचना दे रखी है, ठीक है, उपन्यास दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके बारे में बताया गया है ना, उनके विषय में कि उनका विषय क्या था उपन्यास का, ये बताया गया है, ठीक है। एक तरफ गोदान है, मेला चले, राग दरबारी है, तमस्य। तो आपको बताना है उनके विषय क्या थे। देखो
गोदान की बात करते हैं। गोदान क्या है, उसका विषय क्या है। अब देखो ये दूसरा वाला, कृषि जीवन की त्रासदी और ऋण की समस्या, यही है। गोदान को यही कहा जाता है ना, कृषि जीवन की त्रासदी है, ऋण की समस्या है। यह कृषि जीवन का उपन्यास है, कहते हैं ना। तो गोदान के लिए तो एकदम सही हो गया। बाकी वाले मुझे नहीं पता यार, अभी इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। हमारे ऑप्शन तो कट होने ही वाले हैं। देखो पहले ए का दूसरा, ए के दूसरे के तौर पर अगर देखें तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है और बी ऑप्शन भी कट हो जाता है। डी और बी तो कट हो गए, अब बचे दो। अब मेला आंचल की बात हुई। मेला आंचल क्या है, आंचल, आंचल इसके नाम में ही छुपा है, इसकी विशेषता इसके नाम में छुपी है, आंचलिक, आंचलिक विशेषता। तो आंचलिक विशेषता कहाँ पर है, पूर्णिया जिले के गांव आ गया ना, ये आंचल चित्रित है, तो मेला आंचल हो गया चौथा। अब चौथा कहाँ पर है, यहाँ तो तीसरा आ गया ना, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब क्या बचा है, राग दरबार के बारे में बचा है ना, तो लगा दो नीचे यहाँ पे ऑप्शन में ही देख के, सी का पहला आएगा, ठीक है, और डी का तीसरा आएगा। राग दरबार में क्या आएगा, स्वाधीनता पश्चात गांव की मूल्यहीनता और शिक्षा व्यवस्था में पर व्यंग्य किया गया है। राग दरबार में शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है ना। और तमस कहानी ये भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभाजिका त्रासदी पर लिखा गया है। देखो आज का टेस्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन ना टाइम लेते हैं, और मैं आपको बताऊंगा ना एलिमिनेशन मेथड और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से सुन लेना है ना। आज का क्वेश्चन मतलब आज का जो टेस्ट है थोड़ा लंबा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये आपको एग्ज़ाम हॉल में हेल्प करेगा। ठीक है, थोड़ी सी मेरी जो बकवास समझ के सुन लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, असाध्य वीणा अज्ञेयी असाध्य वीणा कविता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार करना है, ठीक है। कथन पहला है, वीणा किरीट तरु वृक्ष से बनी है। हाँ, ये तो सही है कि किरीट तरु वृक्ष से ही बनी है। वीणा को राजा ने अपने प्रभाव से बजा लिया। राजा ने बजाया था या प्रेमवद ने बजाया था, किसने बजाया था दोस्त? चलो आप सबको पता ही है ना किसने बजाया था, राजा ने बजाया था कि कौन बजाया। तो ये तो सीधे तौर पे गलती हो गया ना, गलत हो गया। प्रेमवद ने वीणा को मौन और आत्मसमर्पण के माध्यम से साधा था, ये सही है। तो सही कथन का चयन करना है, तो इसमें आ जाएगा एक और तीन। एक और तीन कहाँ पे, देखो एक और तीन ये थर्ड में आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, असर्शन और रीजन वाला। स्थापना और तर्क, भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के अनेक नई विधाओं, नाटक, निबंध, उपन्यास का विकास हुआ। ठीक है, ये तो सही है, हुआ था, है ना। हुआ था कि नहीं हुआ था, पहले ये देखो भाई, हुआ था ना दोस्त। हाँ, 1857, तर्क क्या है, 1857 क्योंकि 1857 की क्रांति और नवजागरण के कारण जनमानस में आई चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए पद्य की तुलना में गद्य अधिक समर्थ माध्यम है। हाँ, ये भी सही है ना, नाटकों के माध्यम से सही होगा, निबंध लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, बड़ी बड़ी बातें ज़्यादा समझ में आएगा, ये भी सही है। दोनों सही है ना, दोनों सही है, तो हमारा क्या होगा, ए और आर दोनों सही है। व्याख्या वाली तो बात ही नहीं पूछी यहाँ पे। चलो फिर से आ गया हमारे मिलान वाले क्वेश्चन। एक तरफ कहानी दी हुई, दूसरी तरफ कहानीकार दिए हुए। देखो ये इसको कहते हैं सिलेबस से डायरेक्ट पूछना, है ना। मैंने सिलेबस की बात इसलिए की क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ आप लोगों को कि सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और मैं आखिरी तक बोलता रहूँगा कि आते ही हैं, और मैं आपको प्रूफ भी करूँगा
जब एग्ज़ाम आएगी होगी, एग्ज़ाम के बाद उस पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। देखना, आप एनालिसिस की पूरी क्लास अपलोड करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन ओनली सिलेबस से आए। जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, से ओनली सिलेबस। देखो, सिलेबस से मेरा मतलब है क्या, जो यूजीसी नेट ने जारी किया था, जो पूरी की पूरी पीडीएफ है हमारी 10 यूनिट की, सिर्फ वहाँ से आपको सिर्फ यही ऐड करना होता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। बाकी तो दिया ही होता है ना किसकी कहानी किसकी है, लेकिन प्रकाशन वर्ष क्या है और जो कहानीकार है उसका जन्म वर्ष क्या है, वो ऐड करके आपको याद करना। और उसी को मैं कहता हूँ कि सिलेबस से क्वेश्चन आया है। चलो, ज़्यादा नहीं समझाता हूँ, वैसे भी आप समझदार हो ना, समझदार तो भी मेरी वीडियो देख रहे हो। चलो और आगे इसको मिलान करते हैं। कानों में कंगना है, परिंदे है, गैंग्रीन का दूसरा नाम रोज़ है, और पिता कहानी है, ठीक है। और सबको पता है परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है। बाकी तो चलो धुंधला सा याद है, लेकिन निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे है मोस्ट फेमस। मुझे तो हमेशा याद रहती है ना, इसका सन भी याद रहता है, 1960 को है ना परिंदे। तो बी का फर्स्ट कहाँ पे है, एक ही जगह पे है, ऑप्शन ए में आ गया। बी का फर्स्ट एक ही जगह पे आ गया, चलो मिल गया। अब बाकी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना, इतने में मेरा आंसर आगे बढ़ जाना चाहिए। अब हम बाकी मिलान कर लेते हैं। लेकिन कानों में कंगना, कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की है, ठीक है। गैंग्रीन कहानी अज्ञे की है। पिता कहानी ज्ञान रंजन की है, पिता और फिरोज, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। उनकी कहानियों के बारे में बता रहे हैं, है ना। कथन एक, तीसरी कसम कहानी में हीरामन और हीराबाई की कथा है, ये तो बिल्कुल सही है। लाल पान की बेगम में बिरजू की माँ मुख्य पात्र में, ये भी सही है। रेणु की कहानियों में महानगरीय जीवन की यांत्रिकता का चित्रण प्रमुख है। भाई साहब, इसमें यांत्रिकता नहीं है। रेणु जी को आंचलिक कहानीकार, उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। कहानीकार भी माना जा सकता है, क्योंकि हीरामन अंचल की कहानी ज़्यादा है, लाल पान की बेगम ये भी गांव की कहानी है। तो ये तो महानगर बोल दिया इसने, तो भयंकर वाली गलती कर दी है। तीसरा तो होगा ही नहीं दोस्त, एक और दो ढूंढो। एक और दो हमारा बी है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाइए, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है, ठीक है। ऑप्शन ए अजातशत्रु स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त अजातशत्रु ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजातशत्रु ध्रुवस्वामिनी, ऑप्शन डी ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। क्या लगाना है आपको सही, मतलब कौन सा सही होगा। सन इनका याद होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको इनका सन याद नहीं है तो बैड हैबिट, ठीक है। ध्रुवस्वामी 1933 की रचना है, ठीक है। और चंद्रगुप्त 1928 की रचना है। स्कंदगुप्त कब की रचना है ये आप बताओ। अजातशत्रु कब की रचना है ये भी आप बताओगे। मैं बता रहा था, लेकिन सोचा आप बताते ही नहीं हो। बहुत सारे मैंने टेस्ट अपलोड कर दिए, वीडियो अपलोड कर दिए, लेकिन आपने उसमें कभी भी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे लेकिन आपने कभी नहीं बताया। तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, है ना। आप देखो, अब बताओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दो। बाकी तो आंसर हमारा ए होगा। सबसे पहले अजातशत्रु आएगा, फिर स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर
चंद्रगुप्त का सन ये नहीं होगा ना, शायद 31 है, 31 है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, एक तरफ निबंध दिए हुए, दूसरी तरफ निबंध कार्य, ठीक है, आपको मिलान करना है। शिव शंभू के चिट्ठे हैं, नाखून क्यों पड़ते हैं, मेरे राम का मुकुट फेंक रहा है, संस्कृति के चार संस्कृति और सौंदर्य, ठीक है। चलो बाकी तो मुझे पता नहीं यार, लेकिन नाखून क्यों पड़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। बी का चौथा लेके ढूंढूंगा मैं, कहाँ पे होंगे कौन, अरे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, जल्दी से आंसर लगा के आगे बढ़ो। मिल गया, बी का चौथा ऑप्शन ए, ठीक है। ए का तीसरा बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। और सी का पहला विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट फेंक रहा है, संस्कृति और सौंदर्य राम नामवर सिंह। आपको बस इतना मिलान करना ही नहीं है ना, ऐसे वाले जो भी हो से ना, मतलब मिलान वालों में एक पता होना चाहिए बस। उसके बाद अगर मिल गया ना सही आंसर, तब तो आगे बढ़ जाओ, बाकी सही होते ही हैं, लेकिन कंफर्म होना चाहिए ना, ये नहीं कि डाउट है मुझे, कंफर्म वाली चीज़ की बात हो रही है, डाउट नहीं रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आधे अधूरे नाटक के पात्रों के संबंध में कौन सा मिलान सही है ना, कौन सा सुमेलित है। महेंद्र असफल और कमजोर पति, सावित्री पूर्णता की तलाश में असंतुष्ट, ठीक है, दोनों सही है, असफल ही है ना वो तो। बिन्नी घर से भाग कर विवाह करने वाली बड़ी बेटी, सही है। किन्नी तो छोटी है, वो भी अश्लील उपन्यास देखती रहती है, अश्लील बातें करती है। जुनेजा महेंद्र का बेटा, काफी सरल आंसर बना दिया इसने, ऑप्शन डी सही होगा है ना, वो तो दोस्त है महेंद्र का। क्वेश्चन नंबर 17, मुर्दहिया आत्मकथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए, कथन 1, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के दलित जीवन का यथार्थ चित्रण है। यस ऑफ कोर्स, आजमगढ़ की बात हुई है। यह आत्मकथा का पहला भाग है, हाँ ये पहला भाग है, ठीक है। दूसरा भाग है मणिकर्णिका। इसमें वामपंथी विचारधारा का पूर्णतया विरोध किया गया है। क्या बात कर रहे हो यार, इसमें वामपंथ का विरोध किया हुआ है? नहीं, वामपंथ का कोई विरोध नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे थर्ड जहाँ पे भी हो गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मिलान करना है, एक तरफ पंक्तियाँ दे रखी है, कविता की पंक्ति है और एक तरफ कवि दे रखे हैं, ठीक है। तो हम पंक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे किसकी पंक्ति होनी चाहिए। पहली ऑप्शन ए, अमल धवल गिरी के शिखर पर, अमल धवल गिरी के शिखर पर, ये इस कविता का नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, लेकिन ये पंक्ति नागार्जुन की है। नागार्जुन ने कहाँ पे टिक लग रहा है, नागार्जुन की पंक्ति है ये। ऑप्शन ए का नागार्जुन हो गया तो बी ना, बी और सी तो हमारे ऐसे ही कट गया, बचे हैं डी और ए। में नीर भरी दुख की बदली, दुख की बदली कौन है, मीराबाई, महादेवी वर्मा, आधुनिक मीराबाई कहते हैं इसको, तो महादेवी वर्मा की है। अब बी का पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे मिलान कर देते हैं अभी, बाकी बचे सी का चौथा। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, ये रघुवीर सहाय की है। रक्त है या है नसों में शूद्र पानी, रामधारी सिंह दिनकर। भारत भाग्य विधाता, ये ना वीरस उत्साह से परी कविता ज़्यादा लिखते हैं,
ये सैनिकों को जगाने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे रक्त में पानी है क्या? पानी है, वो भी शूद्र वाला पानी। जाति भेद पहले बहुत चलता था, इसलिए ऐसा लिख दिया इन्होंने भी। चलो, इस ये वाली कविता सुन के फिर तो जाग जाएगा ना कि मेरे अंदर तो खून है, इसने पानी कैसे बोला, मैं सर काट डालेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी वाली बातें करने का टाइम नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, स्थापना दी है। छायावादी काव्यों में प्रकृति का मानकीकरण और व्यक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता है। तर्क है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, नीरस वर्णात्मकता और स्थूल नैतिकता के विरुद्ध एक विद्रोह था। क्या दोनों ऑप्शन है? ए और आर दोनों सही है। बी, ए सही है, आर गलत है। सी, ए गलत है, आर सही है। या डी, दोनों गलत है। क्या सही है? दोनों सही है ना। फिर से मिलान करना है। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ आचार्य जी है। ठीक है, रस संप्रदाय किसका है? भरत मुनि का है। इससे पता चलता है हमारा आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड। फिर से 2 कैंसिल हो गए। अलंकार संप्रदाय किसका है? अलंकार संप्रदाय किसका है? भामा का है ना, भामा का है। और रीति संप्रदाय किसका है? रीति, वक्रोक्ति तो कुंतक हो जाएगा ना, वक्रोक्ति तो कुंतक हो जाएगा, रीति हमारा वामन हो जाएगा। क्या है अभी? 1 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन है हिंदी गद्य की विधा वो और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। गद्य की एक तरफ विधा दे रखी है, तो सिर्फ उनके रचनाओं की बात है ना। माटी की मूर्तें क्या है? ये एक रेखा चित्र है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। अरे यायावर रहेगा याद, ये तो यात्रा वृत्तांत है। तो 3 1 4 3, मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में हिंदी के विकास और प्रचार के संबंध में अनुच्छेदों का मिलान करना है। कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, ये बताना है। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, यही कहता है ना। थर्ड हो जाएगा, पहले का थर्ड। ऑप्शन बी और डी कैंसिल हो गया हमारा। 44 क्या कहता है? 44 क्या कहता है? राजभाषा आयोग का गठन होगा। कह दिया ना कि ये राजभाषा देवनागरी हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, तो उसके बाद तो अब गठन करना राजभाषा का था, तो कहता राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। 48 क्या कहता है? इससे ही आंसर मिल गया हमारा, ऑप्शन ए आएगा। ये तो गलत हो गया ना। अब दूसरे का क्या है? सी का आएगा दूसरा। 48 348 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा, मतलब हिंदी भी होगी, इंग्लिश तो है लेकिन हिंदी भी होगी, अनुवाद किया जाएगा, इसी की बात हो रही है। और 51 की बात, प्रचार प्रसार करना है ना। प्रचार प्रसार करना है, हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में निर्देश दिया गया है, प्रचार प्रसार करने की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 23, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, प्रहसन
कॉमेडी सटार शैली में लिखा गया है। व्यंग्य की बात कह रहा है ये, सही है। सटायर व्यंग्य की शैली में लिखा गया है, सही है ना। इसमें 6 अंक का दृश्य, देखो 6 अंक का दृश्य है, इसने तो कह दिया है। आपको अब उनका क्रम सहित मुझे पूरे के पूरे अंक बताने हैं। बता दिया तो अच्छी बात है। यह तत्कालीन अंग्रेजी न्याय व्यवस्था और मूर्ख शासक पर व्यंग्य। तीनों सही है भाई साहब। अब तीनों सही कहाँ है? डी में तीनों सही है हमारे। आपको मुझे बताना है उसका क्या कहते हैं, हाँ सभी अंक बताने हैं, ठीक है जी। रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम प्रारंभ से कौन सा है? आपको क्रम बताना है सही। आपको क्रम ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आ सकता है क्रम में। अब देखो, अब बालक बड़ा होगा तभी तो बाकी सब कांड करेगा, तो पहले बाल कांड होगा ना, तो ये अयोध्या कांड आ गया, इसको हटा देते हैं। 1 मिनट रुको रुको रुको, अयोध्या कांड क्यों हटेगा भाई? क्योंकि पहले बाल कांड ही आता है। 3 जगह पे बाल कांड है। बाल कांड के बाद क्या आना चाहिए? अच्छा, ये बाल कांड जंगल में थोड़ी हुआ था, ये तो अयोध्या में हुआ था ना, तो चौथा वाला भी हमारा कट गया। 2 जगह पे है अयोध्या, तो बाल कांड कहाँ हुआ था? 1 मिनट, बाल कांड के बाद वो डायरेक्ट किष्किंधा तो नहीं गए थे ना, उनको वनवास हुआ था, तो वो जंगल में गए थे, तो किष्किंधा आ गया, तो हमारा ये गलत हो गया ना। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन 2, पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। जंगल में गया, उसके बाद किष्किंधा चले गए, वो है ना, वहाँ पे वो उनको सुग्रीव मिलते हैं ना, फिर लंका कांड होगा, वो आग लगाते हैं ना हनुमान जी ना, इसको सुंदरकांड कहते हैं शायद। समझ में नहीं आता सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं, उसका रीज़न किसी को पता ही नहीं अब तक। चलो क्वेश्चन नंबर 25। भ्रमर गीत सार के पदों के आधार पर सही कथनों का चयन कीजिए। कथन 1, उद्धव गोपियों को योग और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, यह सही है। कथन 2, गोपियाँ उद्धव के निर्गुण को अत्यंत सहजता से स्वीकार कर लेती है। भाई साहब ये बहुत बड़ी गलती हो रही है ना, ये नहीं स्वीकार नहीं करते, उल्टी उनके साथ कंपटीशन करने लगते हैं एक दूसरे के साथ कि नहीं मेरा भगवान बेस्ट, मेरा बेस्ट, मेरा बेस्ट, ऐसा थोड़ी होता है। एलिमिनेशन करते हैं ना, अभी दूसरा तो पता चल गया गलत है, तो दूसरा वाला गलत ही करते हैं, इसको फेंको, इसको भी फेंक दो, यहाँ पे भी फेंक दो। ऑप्शन बी सही होगा। सगुण भक्ति निगुण भक्ति पर विजय दिखाई गई है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। दूसरा गलत है ना। कथन मिलान करना है, ठीक है, एक तरफ उपन्यास उसकी तरफ पात्र दिए हैं, ये भी याद करना है। इसको भी मैं कहता हूँ कि ये उपन्यास के सिलेबस से ही दिया गया है, क्योंकि अब जो मुख्य पात्र है वो तो याद होना ही चाहिए ना। ये मुख्य पात्र के ही बारे में पूछ रहा है, और उसमें ही अमूमन पूछता है। वो गौण पात्रों के बारे में कभी कभी पूछता है, वो ना आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। उससे ये नहीं डरना है कि वो गौण पात्र से ही पूछेगा, कभी कभी पूछता है वो, क्योंकि आपको परेशान करना है उनको। ज़्यादातर मुख्य पात्रों से ही पूछता है वो। तो चलो ठीक है। होरी, होरी कहाँ का पात्र है सबको पता है, गोदान का है, ठीक है। अब इससे हमारे एलिमिनेशन मेथड का जाग जाता है, 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं हमारे हमेशा से, ठीक है। बंटी, बंटी से तो आपका बंटी होता है। डी का 3rd मतलब 2nd, दोनों पर डी का 2nd है। अभी भी मामला फंसा हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा, निपुणिका या न्यूनिका? बी का 4था। अब मामला ठीक हो गया, ऑप्शन ए सही होगा। और शशि तो शेखर एक जीवनी में ही आती है, शशि, ठीक है।
ऑप्शन ए सही था ना, कथन और स्थापना वाला है। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा और क्षण के महत्व को स्वीकार किया गया है, क्योंकि महानगरीय बोध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न निराशा के महाकाव्यात्मक आदर्शों को तोड़ दिया था। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। बी ऑप्शन ए सही है पर आर गलत है। सी ए गलत है पर आर सही है, या डी दोनों गलत है। क्या है आपको बताना है। वो दोनों सही है ना, एकदम सही है दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, कामायनी के सर्गों को उनके अर्थ प्रतीक के साथ सुमेलित कीजिए। कामायनी के सर्ग है, अब सर्ग के साथ उनका प्रतीक। देखो प्रतीक इसलिए बोल रहा हूँ, जो पात्र है ना उनके नाम पर भी सर्ग है, तो इसीलिए पूछ रहा है ऐसे। देखो मनु को का क्या कहते हैं, मन। श्रद्धा को हृदय कहते हैं। ईडा को बुद्धि कहते हैं। और कुमार, श्रद्धा और मनु का बेटा, उसको मानव कहते हैं, मतलब उसका नाम मानव है। तो क्या होगा, 3 4 1 2 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, चीफ की दावत कहानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोष्टक में मैंने कहानीकार इसलिए दिया है कि ताकि आपको याद रहे, है ना। कथन 1, यह कहानी मध्यवर्गीय दिखावे और अवसरवादिता पर चोट करती है। ये सही है ना, दिखावे की बात हो रही है। शामनाथ दिखावा ही करता है ना बॉस के सामने। शामनाथ अपनी माँ को चीफ के सामने छुपाना चाहता है, छुपाना तो चाहता है। अंत में माँ के द्वारा गाए गए गीत चीफ क्रोधित हो जाता है। क्या होता है, क्रोधित होता है या नहीं होता, इसके बारे में तो पढ़ा नहीं यार। अरे खुश हो जाता है यार, ये तो गलत है। ऑप्शन ए सही है हमारा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 30, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसकी स्थापना 1800 कलकत्ता में हुई थी। यस। गिल क्राइस्ट इसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। यस। सदल मिश्र और लल्लू लाल यहाँ भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। सदल मिश्र और मुंशी लल्लू लाल भाषा मुंशी थे, सही है ना। इस कॉलेज का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी साहित्य पढ़ाना था। अरे यार वो तो उनके खुद के काम के लिए बनाया था ना, ताकि उनके सैनिक हिंदी को समझे, है ना, इसी के लिए था, एक सुशिक्षित सेना बनाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 31, काव्य दोष के संदर्भ में च्युत संस्कृति दोष कब होता है। जब अर्थ समझने में कठिनाई हो, जब व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त हो, जब अश्लील शब्दों का प्रयोग हो, जब वाक्य में पदों का क्रम सही ना हो। क्या होगा, ऑप्शन बी, जब व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 32 मिलान करना है ना। एक तरफ दृष्टिकोण है, आलोचना है, एक तरफ आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नावबर सिंह। आपको बताना है कौन सा सही है। मिलान करना है ना सबसे पहले।
रामविलास शर्मा को मार्क्सवादी कहते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो सी का पहला आना चाहिए ना। सी का पहला कहाँ पे है? दो जगह पे है सी का पहला। अब देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचक है, इतिहासकार है और आलोचक भी है। तो ए का थर्ड चौथे में है, डी। बी का दूसरा हो जाएगा। रसवादी लोक मंगलवादी आलोचक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नावरसिक नई समीक्षा और समकालीन आलोचना। क्वेश्चन नंबर 23, बकरी नाटक के विषय में कथन का चुनाव करना है। ए, यह नौटंकी शैली में लिखा गया है। इसमें बकरी को गांधीवादी दर्शन का प्रतीक मानकर सत्ताधारियों के पाखंड को उजागर किया गया है। यह नाटक पूर्णतः ऐतिहासिक राजा की कहानी है। एक और दो सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी नाटककारों का कालक्रम अनुसार निबंधकारों को कालक्रम अनुसार लगाना है। निबंधकार को उनके जन्म वर्ष के अनुसार क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया होगा, क्या लगता है आपको, किसका जन्म हुआ होगा सबसे पहले? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में, ठीक है। शुक्ला जी का जन्म हुआ था 1885 में, 80 में। इन दोनों के हिसाब से लगा लेते हैं। पहले भारतेंदु आएगा, फिर रामचंद्र शुक्ल आएंगे। ऑप्शन ए ही होगा यार, क्यों थक रहे हो, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं। ऑप्शन ए आएगा, फिर हजारी प्रसाद आएंगे, फिर कुबेरनाथ रॉय आएंगे। कुबेरनाथ रॉय वैसे भी आधुनिक कवि हो जाते हैं, तो लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 35, स्त्री विमर्श की दृष्टि से आपका बंटी उपन्यास का मूल द्वंद्व क्या है? दहेज की समस्या है, तलाकशुदा दंपति की स्वाधीनता और बच्चों के मनोविज्ञान और उसका प्रभाव। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सही मिलान करना है आपको। एक तरफ कविता देखिए, उस तरफ कविता संग्रह है, ठीक है। आपको सही मिलान करना है कविता संग्रह के साथ। राम की शक्ति पूजा, ये अनामिका कविता संग्रह में है। मोची राम, संसद और सड़क तक, और असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संकलित है। फूल गलती चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। क्या होगा? 2 3 4, 2 3 4 ऑप्शन है। स्थापना है का तर्क है। स्थापना है, दलित साहित्य मुख्य रूप से स्वानुभूति पर आधारित है, क्योंकि दलित लेखकों का मानना है कि जिसने स्वयं उस पीड़ा को भोगा है वही उसकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। ये तो दोनों सही है ना, जो भोगेगा वही समझेगा ना, जो नहीं भोगता उसको तो फिर क्या ही समझ में आएगा कि क्या है उनकी पीड़ा, समझ में नहीं आता है। दोनों सही है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट-लोल्लट के उत्पत्तिवाद को दर्शाता है? ऑप्शन ए, रस उत्पत्ति की अनुकार्य
मूल पात्र जैसे राम में होती है। रस निष्पत्ति अनुमिति अनुमान किया जाता है। रस भुक्ति भोग होता है। रस की अभिव्यक्ति होती है। क्या होता है? पट्टर लोलट के अनुसार बताना है। रस की उत्पत्ति अनुकार्य मूल पात्र जैसे राम है ना, उत्पत्ति होती है। ऑप्शन है। फिर से मिलान करना है। इसमें आपको मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे। निबंध है मजदूरी और प्रेम, उत्तरा फाल्गुन के आसपास और जाग मुसाफिर, ठीक है, उसके विषय में बारे में बताया गया। सबसे पहले अब देखो, इसमें कथन में आयु के पड़ाव और यौवन के ढलान को दर्शाया गया है। अब ये कहाँ पे दर्शाया गया है? ये उत्तरा फाल्गुन के आसपास है, ठीक है। बी का पहला कहीं दिख रहा है? दो जगह पे है ना, डी और बी में, ए में है। मजदूरी और प्रेम की बात हो रही है, तो ये शारीरिक श्रम की महत्ता और किसान जीवन के बारे में बताया गया है। तो दूसरा, अब पहले का दूसरा, ए का दूसरा और बी का पहला कहाँ पे है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। तो सी का चौथा आ जाएगा और डी का तीसरा आ जाएगा, ठीक है। उठ जाग मुसाफिर ग्रामीण परिवेश और स्मृतियों और नवजागरण का है। और शिव मूर्ति ये ईश्वर के स्वरूप, प्रतीकात्मक और समन्वयवादी विवेचन है। क्वेश्चन नंबर 40, देवरानी जेठानी कहानी के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। कितने कथन सत्य हैं? इसके लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त हैं, ये तो सही है। ये 19वीं सदी की बनिया समाज अग्रवाल परिवार, ऐसे मत बोलो यार, कोई क्या समझ, स्त्रियों की स्थिति का चित्रण है। हाँ सही है, बनिया परिवार है ना। इसमें अंग्रेजी शिक्षा का पूर्ण विरोध है। क्या लगता है? इसमें बात हुई थी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना है, कहीं बताया था अंग्रेजी शिक्षा का विरोध चाहिए? नहीं बताया था, तो तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए, यह पल्लव कविता संग्रह, काव्य संग्रह में संकलित है। काव्य कहूँ या कविता कहूँ सेम ही होता है ना। कविता संग्रह में संकलित है। इसमें समय और संसार की नश्वरता और निरंतर बदलाव का विराट चित्रण है, ठीक है, दोनों सही है। यह एक छोटी प्रगति लिरिक कविता है। प्रगीत, ये लिरिक कविता नहीं है ना। तीसरा गलत है हमारा, एक और दो सही होगा, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आपको क्रम में लगाना है कहानियों को, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो इनका प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए। उसने कहा था 1915, दुलाई वाली 1907, ईदगाह 1933, परिंदे 1960, ठीक है, कहीं कहीं 68 भी कहते हैं इसको, 58 कहते हैं, सॉरी। तो ऑप्शन बी आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 43, सुमेलित करना, एक तरफ गद्य विधा है, दूसरी तरफ लेखक दिया है, ठीक है। एक कहानी यह भी आत्मकथा है, किसकी रचना है? पता नहीं। जामुन का पेड़ व्यंग्य रचना है, किसकी रचना है? पता नहीं। प्रेमचंद घर में जीवनी, किसकी रचना है? सबको पता है, शिवरानी देवी। ठकुरी बाबा रेखा चित्र, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। अब इन दोनों के हिसाब से तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करना ही चाहिए ना,
सी का दूसरा, ए और डी का पहला। सी का दूसरा और पहला, ये तो पहला ही है, ए का चौथा आ जाएगा। ठीक है, एक कहानी है अभी मनु भंडारी की है, आत्मकथा है, और व्यंग तो कृष्णचंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 44, अंधा युग नाटक के पात्रों के प्रतीकात्मक अर्थ के संदर्भ में असत्य कथन। असत्य है भाई साहब, याद रखना। धृतराष्ट्र अंधी सत्ता और मोह का प्रतीक है। अश्वत्थामा पाशविक प्रतिशोध और कुंठा का प्रतीक है जी। युधिष्ठिर पूर्ण रूप से निष्कलंक और आत्म संतुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। ओह नो, उसने तो झूठ बोला था ना कि अश्वत्थामा मर गया, तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया, तो ये निष्कलंक कैसे हो सकता है यार, गलत है। संजय तटस्थ, धृष्ट और सत्य को देखने वाला प्रतीक है। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यही गलत है ना, गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 45, तर्क और स्थापना दी है। स्थापना है, अंबेडकर दर्शन वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का समूल नाश चाहता है। यस, क्योंकि उनका मानना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का तब तक अर्थहीन है जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित ना हो। ये तो सही है, तो दोनों ही सही हुआ ना, पहला सही है दूसरा सही है, तो दोनों भी सही हो गए। अमीर खुसरो के साहित्य की भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर सही विचार कीजिए। सही कथन कौन से? कथन एक, उनकी पहेलियों और मुकरियों में विशुद्ध अवधि का प्रयोग है। सही है क्या? एक मिनट, हिंदी है ना, सॉरी, अवधि क्यों, खड़ी बोली की तो बात हुई, तो ये गलत हो जाएगा भाई, पहला ही गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो सब गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन कथन 2, 3 और 2 सही है। ये लोक भाषा हिंदवी या खड़ी बोली का आरंभिक रूप का प्रयोग हुआ। देखो यहाँ पे विरोधाभासी कथन आ गया है ना। उनकी भाषा फारसी और ब्रज का भी मिश्रण है। ओके, सही है। क्वेश्चन नंबर 47, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानने के पीछे विद्वानों का क्या तर्क है? विद्वानों का तर्क क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, चलो अब ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करता हूँ आपका। विद्वानों का तर्क क्या होना चाहिए ये तो आपको ऐसे ही दिख गया होगा ना, समझ में भी आ गया। अगर आपने काफ़ी क्वेश्चन मेरे सोल्व कर लिए होंगे, मेरी पूरी क्लासेस देखी होगी, जो MCQ सीरीज चल रही थी उसमें आपने अगर देखा होगा, तो आपको एक बात तो इस क्वेश्चन में दिख रही होगी, सही कौन सा हो सकता है? बी। इसमें कहानी कला की आधुनिक तत्व जैसे संवेदना, यथार्थवाद, उद्देश्य पूर्णता मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, एक तरफ काव्य गुण दोष है, दूसरी तरफ उसके लक्षण दिए हुए। मधुर्य गुण, सुनने में कड़वे लगने वाले शब्दों का प्रयोग, वीर रौद्र और प्रयुक्त कठोर वर्णों का प्रयोग, श्रृंगार करुण रस में प्रयुक्त कोमल वर्णों का प्रयोग। जहाँ अर्थ बड़ी कठिनाइयों से समझ में आए। मधुर्य में कौन सा आना चाहिए आपको? श्रृंगार आना चाहिए भाई साहब, श्रृंगारी तो है ना, मधुर एकदम श्रृंगार करुणा रस वाले, तो हमारा आएगा श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार के लिए ये आएगा मधुर्य रस। अजोगुण, अजोगुण मतलब वीर रौद्र प्रयुक्त एकदम कठोर, उत्साह जाग जाता है, अजो ओज गुण है ना, ओज गुण है। और श्रुति कटुत्व, श्रुति
कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष मतलब श्रुति सुनना है तो है ना, श्रुति मतलब सुनना सुनना होता है, तो उस दोष के लिए सुनने में कड़वे लगने वाले शब्द। कटुत्व मतलब कटु शब्द बोलते हैं ना, कहते हैं आज तुम बहुत कटु शब्द बोल रहे हो पार्थ, ऐसे ही तो कटु शब्द है ना, सुनने की बात हो रही है। श्रुति। क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष, यहाँ अर्थ की बात हो ना, वो क्लिष्ट, बहुत क्लिष्ट शब्द होते हैं। हमारा आंसर क्या हो रहा था, ऑप्शन ए बता दिया था ना पहले ही, ऑप्शन ए सही होगा। सिर्फ मिलान तो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 49। 1 घंटा हो गया और 49 तक ही हुआ है। मैंने कहा ही था लंबी तो होने वाली, क्या करें। स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में सही कथन चयन करना है। इसमें हूणों के आक्रमण और गुप्त साम्राज्य की आंतरिक कलह का चित्रण हुआ है। आंतरिक कलह का चित्रण हुआ है, यह आप सभी को पता है ना, और हूण का आक्रमण भी होता। देवसेना का सुप्रसिद्ध गीत आह वेदना मिली विदाई इस नाटक में है। देवसेना तो गायिका ही बनी पड़ी हुई है, यहाँ पे गाने ही गाती जाती है। कथन 3, नाटक का अंत पूर्णतया सुखद है। कॉमेडी होता है नहीं, सुखद कहाँ होता है यार, त्रासदी होती है, त्रासद। गलत है, ऑप्शन ए सही होगा हमारा, 1 और 2 कथन सही है। शब्द शक्ति के संदर्भ में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कब होता है? जब वाचार्थ मुख्य अर्थ से ही पूरा काम चल जाए। ऑप्शन बी, जब मुख्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर उससे जुड़ा हुआ अन्य अर्थ लिया जाए। या सी, जब व्यंग्यार्थ छिपा हुआ अर्थ सबसे प्रधान हो। या डी, जब शब्द का कोई अर्थ ही नहीं हो। क्या होगा? भी होगा है ना, पीछे ही बताया था यार, भूल जाते हो बार बार। क्वेश्चन नंबर 51। आलोचक। सूची 1 सूची 2 में हमारे आदिकाल का नामकरण है ना। आदिकाल के अलग अलग नाम है, किसने क्या नाम दिया है ये पता होना चाहिए। चलो, आदिकाल किसने नाम दिया है पता है? ज़्यादातर टूट पड़ेंगे रामचंद्र शुक्ल। नहीं भाई साहब, उन्होंने वीर गाथा काल कहा था, शुक्ल जी ने। हजारी प्रसाद जी की किताब भी है ना, आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब इससे तो पता ही चल जाएगा ना हमें कि आंसर क्या होना चाहिए। पहले का थर्ड और दूसरी का पहला, ऑप्शन ए सही होगा ना, सी का चौथा हो जाएगा। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था बीजपन काल, बीज वपन काल। संकृतन ने कहा था सिद्ध सामंत काल। स्थापनार्थ वाला है। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अखिल भारतीय स्तर पर एक वैचारिक आंदोलन दिखाई देता है। रीजन, क्योंकि अलवार संतों से शुरू हुए भक्ति भावना उत्तर भारत में आकर एक व्यापक जन आंदोलन में बदल गया। व्यापक जन आंदोलन में बदल गया। ठीक है, ये तो सही है ना, जन आंदोलन में बदल जाता है, तो ए ऑप्शन सही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 53। हिंदी शब्द रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपसर्ग शब्द के अंत में जुड़कर नया अर्थ देता है। उपसर्ग अंत में जुड़कर नया अर्थ देता है।
एक मिनट, उपसर्ग तो फर्स्ट में जुड़ता है, अंत में थोड़ी जुड़ता है। अरे भाई सब गलत है ये। उपसर्ग सामने जुड़ता है ना, जैसे ये निधन दान, निदान, फिर तोड़ दिया भाई सब। दूसरा है प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, प्रत्यय अंत में लगता है, सही है। ये विरोधाभासी हो गया ना, तो दोनों में से कोई भी अंत में लग सकता है, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है अंत में प्रत्यय लगता है, उपसर्ग पहले ही लगता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। ओके ठीक है, ऑप्शन 2, 1 और 2 सही है, कथन 1 और 2 सही। अंधा युग नाटक के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक है। ये तो सही होना चाहिए ना, कृष्ण की मृत्यु तक ही है, 18वें दिन से लेकर, है ना, और कृष्ण की मृत्यु तक ही है। सही है भाई, ये तो ये भी सही है ना। यह एक गीति नाट्य, हाँ ये तो गीति नाट्य है। इसमें अश्वत्थामा सत्य और अहिंसा का, अरे यार तो गलत है, ऑप्शन डी सही होगा हमारा। सही, फिर से मिलान करना, एक तरफ संप्रदाय दूसरी तरफ प्रवर्तक है। मुंह उठा के ध्वनि को लगा दो आनंद वर्धन में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सही आंसर हो रहा है नहीं हो रहा है। हो रहा है ना, सी का दूसरा एक ही जगह पे कहीं और है ही नहीं, ठीक है। पहले का आएगा तीसरा, वक्रोक्ति कुंतक है, ठीक है, और औचित्य क्षेमेंद्र है, रीति के तो वामन है ही। जो हमें याद होता है ना उसको पहले ही लगा दो, और फिर देखो ऑप्शन में ढूंढो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम। लाल पान की बेगम किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु। चीप की दावत भीष्म साहनी। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती और निर्मल वर्मा का परिंदे। तो क्या होगा हमारा 4-3, 4-3, ऑप्शन ए 1-2। क्वेश्चन नंबर 57। प्लेटो ने काव्य को सत्य की अनुकृति मानकर उसे हेय दृष्टि से देखा, क्योंकि उनका मानना था कि कला समाज में वासनाओं को भड़काती है और बुद्धि को कमजोर करती है। देखो ये तो सही है ना, वासनाओं को भड़काती है, जब वासनाएं जाग जाती है तो बुद्धि कमजोर होने लगती है ना। तो ये कथन तो हमारा एकदम सही है। मतलब व्याख्या तो सही है तो फिर कथन भी सही हो जाएगा। कथन भी सही है वैसे, है ना। अनुकृति की अनुकृति वाला जो सिद्धांत है वो प्लेटो का ही है। क्रम में लगाना है कामायनी के सर्गों को। सबसे पहले कौन सा सर्ग आएगा? देखो मनु बैठा होता है ऊपर शिखर पर, काम होता है पर्वत पर। एक पर्वत पर बैठा होता है, बैठ कर क्या करता है वो चिंता करता है, अरे प्रलय आ गई, प्रलय आ गई, क्या होगा अब मेरा, अकेला बच गया मैं, सब मर गए, सब मर गए, क्या करूं मैं अकेला अकेला, चिंता करता है वो। तो सबसे पहले आएगा चिंता सर्ग। फिर उसको कौन दिखता है? श्रद्धा, ठीक है, उसको श्रद्धा दिखती है तो उसके मन में आशा जागती है। देखने से श्रद्धा सर्ग नहीं आ जाएगा ना, उसके मन में जो जागृत हो रहा है ना उसको ही सर्ग के नाम दिया गया है। मनु, मेन पात्र मनु है, ठीक है, मुख्य पात्र। तो मनु के अंदर जो जागृत हो रहा है ना और उसके पास जो जो आ रहा है वो ही सर्ग का नाम बन रहा है। जैसे उसको चिंता हो रही है तो चिंता सर्ग हो गया। आशा कब आती है? जब श्रद्धा दिखती है। श्रद्धा आई और उसके मन में आशा जाग गई, हाय मिली इतनी सुंदर लड़की, और अब कोई है भी नहीं तो ये मेरी है, समझ लो। ऐसे ही मजाक में याद करने के लिए ना, मेरी है, तो उसके मन में आशा जग गई, वहाँ दिल खुश, आशा सर्ग होता है। फिर अब श्रद्धा पास आ रही है क्योंकि श्रद्धा ने देख लिया है कि कोई बैठा हुआ है, अकेला है, और वो समाज सेवा करने के मूड में है, वो सबकी मदद कर रही है, तो वो आती है कि इसकी भी मदद कर दूं। तो
तो वो जब श्रद्धा उसके पास आती है तो श्रद्धा स्वर्ग होता है। उस श्रद्धा को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर मनु के मन में काम जाग रहा है, काम वासना, उसके अंदर काम वासना जागती है। तो उसको प्रपोज करता है प्यार के लिए और वो मान भी जाती है, क्योंकि अब कोई है भी तो नहीं, तो मान गई समझ लो, है ना। अब मानने के बाद, काम वासना के बाद आती है लज्जा, शर्म आती है, लज्जा। ठीक है, काम जाग रहा है ना, अब ऐसे लड़की को देखे काम वासना जागेगी तो फिर अंत में लज्जा भी तो आनी चाहिए, शर्म भी तो आनी चाहिए। हाय, इतना कमी ना हो गया मैं कि ये सब सोच रहा हूँ, तो लज्जा आ गई। ऑप्शन सही है। देखो, ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद करने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। आप इंटरेस्टिंग बनाओगे ना तो ही याद होगा, आप स्टोरी टाइप बनाओगे तभी याद होगा। ये मैं अपने खुद के लिए यूज़ करता हूँ ये सब मेथड याद करने के लिए, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। और अगर आप ऐसे वाले मेथड मेरे साथ यूज़ करना और अपने याद करने को, मतलब जो याद करना होता है उसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जुड़िए, है ना। अभी एग्ज़ाम के बाद यूजीसी नेट जून का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए टारगेटेड चलेगा। हम डेली क्लासेस लेंगे, ठीक है। डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के मेथड यूज़ करेंगे। तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और ये क्लास भी यूजीसी के लिए भी अच्छी है, मतलब उसका एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, थोड़े बहुत लेवल ऊपर नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 59 मिलान करना है। एक विचारक पाश्चात्य है और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत है। देखो, मैंने पीछे ही बताया था कि रिचर्ड के बारे में क्या बताया था, रिच होते हैं, रिच क्यों होते हैं, क्योंकि उसके बाद पैसा होता है, पैसा, मूल्य। डी का पहला आ जाएगा, डी का पहला कहाँ है, एक ही जगह पे, ऑप्शन ए में सही है। अब आगे बढ़ जाओ, लेकिन आगे नहीं बढ़ना है ना, हमें आंसर से लगा। अरस्तु का क्या है, विरेचन वाला है, ठीक है। उसके बाद बी वर्ड्सवर्थ का है काव्य भाषा का सिद्धांत, और टी एस इलियट का है, अरे चौथा है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, टी एस इलियट। क्वेश्चन नंबर 60 रामचरितमानस के उत्तरकांड के संदर्भ में एक सत्य कथन। इसमें राम राज्य का आदर्श वर्णन है। इसमें काकभूषणी और गरुड़ के संवाद के माध्यम से भक्ति का गहन विवेचन है। इसके बारे में तो नहीं सुना यार, सही है ना। इसमें केवल सीता का निर्वासन की कथा है, नहीं, केवल आ गया मतलब इसको कट्टी कर दो आंखें बंद करके। ऑप्शन 2 सही होगा, 1 और 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 61 बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मुख्य पात्र कौन है। मुख्य पात्र कौन है, मुख्य पात्र बताने आपको। देखो, होरी, तनिया, गोबर, ये गोदान के है यार, इसको क्यों ला रहे हैं बीच में। प्रशांत कमली ये मेला आंचल के पात्र हैं, विश्वनाथ, रंगनाथ, रूपन बाबू ये वैद्य जी, ये सब राघव दरबारी के हैं। निपुणिका, बाणभट्ट निपुणिका उर्फ नियुनिका या महामाया, ये सब बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र है। इसमें आपको पात्र भी याद हो गया ना, मुख्य पात्र, सभी कहानी, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट हो आ गया। अब फिर से आ गया मिलान करना, निबंध या निबंध कार्य है। दिल्ली दरबार ये भारतेंदु का है। शिव शंभू के चिट्ठे अभी हमने पीछे पढ़ा, बाल मुकुंद गुप्त। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास ये कुबेरनाथ रॉय का है, ठीक है। तो क्या होगा, 3 4 3 4 3 4 3 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 असाध्य वीणा, कविता में वीणा किससे बनी होती है। चंदन के पेड़ से बनी है, किरीट, तरु, विशाल वृक्ष से, सागौन के पेड़, पीपल के पेड़, अरे किरीट के वृक्ष से बनी है, किरीट के वृक्ष से। स्थापना और तर्क है। प्रगतिवादी काव्य मार्क्सवाद से प्रभावित था और शोषितों के प्रति गहरी सहानुभूति रखता था। हाँ सही है, क्योंकि प्रगतिवादियों में मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि सामाजिक क्रांति का साधन होना चाहिए। हाँ, दोनों सही है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 मेला आंचल उपन्यास के संदर्भ में कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका केंद्र पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव है। हाँ,
डॉक्टर प्रशांत और कमली की प्रेम कथा है। ओके। भारत विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। नहीं, 1 और 2 सही है ना, ऑप्शन बी। 65 आत्मकथा दी है और एक तरफ लेखक दिए हैं। माटी की मूर्तें, राम वृक्ष, बेनीपुरी, मुर्दहिया, इसको छोड़ते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, माटी की मूर्तें तीसरा, एक ही जगह है यार, इससे ही हमारा आंसर मिल रहा था, फालतू में हम मेहनत करते रहते हैं। मुर्दहिया है हमारा तुलसीराम, आफुद्री रमणिका गुप्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, आधे अधूरे नाटक में सावित्री के असंतोष का मूल कारण क्या है? पति की गरीबी से तंग आ गई थी, तंगी और गरीबी नहीं, पूर्ण पुरुष की तलाश में पति महेंद्र का कमजोर व्यक्तित्व। ऑप्शन बी सही होगा ना, ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो लंबा एक्सप्लेन कर दिया ना तो उसमें पता चल जाता है। चलो, नागमती वियोग खंड जायसी 12 मासा का प्रारंभ महीना कौन सा है? प्रारंभिक महीना कौन सा है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वाले टेस्ट में भी पूछ लिया था। आषाढ़ का है। क्वेश्चन नंबर 69 मिलान करना है आपको, एक तरफ कविता दूसरी तरफ कविता रखें। राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला की है। कुकुरमुत्ता किसकी है? ओ नो, धूमिल दे दिया 2 जगह पे। अरे रे रे रे, देखो अब इसका हम कैसे मिलान करेंगे, इसके जगह पे कौन आना चाहिए था, हम वो बाद में बात करेंगे। कल की बाजरे की या अज्ञे की है, पहले ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, उसके हिसाब से हम कहाँ पे ये कुकुरमुत्ता और ये मोचीराम कहाँ पे आएगा देखते हैं। मोचीराम तो धूमिल की है कन्फर्म, लेकिन कौन से वाला धूमिल की नहीं पता ना, तो ए का दूसरा, हाँ ये ऑप्शन हमारा सी सही आएगा ना, और डी का पहला, तो बी का तीसरा आएगा, और मोचीराम ये मुक्तिबोध की है ना, कुकुरमुत्ता मुक्तिबोध की है, मुक्तिबोध। अरे यार यहाँ पे लिखा नहीं जाता ठीक से, मुक्तिबोध की है ना, कुकुरमुत्ता। टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई, डबल टाइप कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 70, स्थापना है ना। भारतीय हिंदू युग को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह युग केवल राजनीतिक चेतना ही नहीं बल्कि भाषा, साहित्य और समाज सुधार की नव चेतना भी दिखाई देती है ना। हाँ, दोनों सही है। एलिमिनेशन में जो केवल ना और नहीं केवल वाले बोला था, सभी वाले बोला था, उसको यहाँ मत यूज़ करना है ना, वो कथन वाले में यूज़ करना है। ये स्थापना और तर्क है, ये तो पता चला यहाँ पे भी यूज़ कर लिया और गलत कर दिया। स्थापना और तर्क में वो मेथड यूज़ नहीं हो सकते। निम्नलिखित गद्य विधाओं उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। देखो, ठकुरी बाबा हमने पीछे ही पढ़ा है, महादेवी जी का है। अरे यार रहेगा याद, ये अज्ञे जी का है। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकरतायन का है। तो उल्टा हो गया ना, 4-3-2-1, 4-3-2-1, ऑप्शन ए। चीफ की दावत कहानी का मुख्य विषय क्या है? ये ऑप्शन थर्ड आएगा ना, मध्यवर्गीय अवसरवादिता और बुजुर्ग की अपेक्षा। जल्दी भी करना है ना, टाइम भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 73, आगरा बाजार नाटक हबीब तनवीर की द्वारा लिखित है। किस मशहूर शायर के जीवन और उनके समय को केंद्र में रखकर लिखा गया है? मिर्ज़ा गालिब,
नज़ीर अकबराबादी, अमीर खुसरो या मीर तकी मीर। शायरियों का प्रयोग भी हुआ है ना इनके, नज़ीर अकबराबादी का। राग दरबारी उपन्यास के पात्र वैद्य जी किस संस्था के प्राध्यापक हैं? हाँ भाई दूसरा, छग्गामल विद्यालय कॉलेज को और कोऑपरेटिव यूनियन का है। संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? 6वीं में है, 7वीं में है, 8वीं में है, 9वीं में? कौन सी सूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख हुआ है? ये तो आपके लिए सोचने वाला विषय है ना। बाकी सब तो इजी था। 8वीं सूची में भाई, ज़्यादा लोग नहीं सोच पाएंगे, कुछ ही सोचने वाले होंगे। नाटक दिए हैं, नाटक कर दिए हैं, मिलान करना है। भारत दूरदर्शा तो भारतेंदु का ही है ना। अब बाकी चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के हैं। अब एलिमिनेशन भी देख लेते हैं। 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 कहीं है? नहीं है, एक जगह है। 3 4 3 4 3 4। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष। अंधेरे में कविता, मुक्तिबोध में कवि ने फैंटेसी का प्रयोग क्यों किया? कथन है 1, अपने अवचेतन मन की उलझनों को व्यक्त करने के लिए। क्या था? ठीक है, हाँ, समाज के भयावह राजनीतिक आर्थिक सत्ता को उजागर करने के लिए। केवल मनोरंजन और चमत्कार पैदा करने के लिए नहीं, केवल आए तो मना करना था। ऑप्शन भी सही होगा हमारा। 1 और 2 कथन सही। स्थापना, यहाँ पे वो वाला मेथड यूज नहीं करना है। रस निष्पत्ति में साधारणीकरण पट्टनायक की महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि साधारणीकरण के बिना कोई भी दर्शक या पाठक काव्य में वर्णित भावों को अपने व्यक्तित्व स्तर पर महसूस नहीं कर सकता। क्या है सही है बताओ? दोनों कथन सही है, व्याख्या भी कर रहा है, या कोई एक सही है? ऑप्शन आपको देख के जल्दी से बताना है। आप अपना जो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के लिए आपको ना वीडियो पॉज कर लेना है ना, उसके बाद लगाते रहना है। मैं थोड़ा जल्दी में रहता हूँ तो थोड़ा जल्दी से लगा देता हूँ। इसका आंसर सही होगा, दोनों सही है ना। क्वेश्चन नंबर 79, गोदान प्रेमचंद के संदर्भ में असत्य कथन। गोदान उपन्यास के संदर्भ में असत्य चुनना है। असत्य, ये कृषक जीवन की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है। होरी की अंतिम इच्छा एक गाय दान करने की थी जो अधूरी रह गई। ज्ञान लेने की थी ना, दान करने की थोड़ी थी। क्या है यार, इसमें केवल ग्रामीण जीवन का चित्रण है, शहरी जीवन का बिल्कुल नहीं। ये भी गलत है। धनिया भारतीय किसान औरत की संघर्षशीलता की प्रतीक है। हाँ ये तो सही है। यहाँ पे 2 कथन गलत हो सकते हैं, ज़्यादा तो ये सही गलत है ना। ठीक है, ऑप्शन सी ही होगा हमारा आंसर। ये भी थोड़े बहुत गलत ही कह सकते हैं, क्योंकि दान करने की इच्छा तो नहीं थी, गाय लेने की इच्छा थी, है ना। लेकिन परंपरा तो है मरने के बाद गाय दान करते हैं, तो इसके हिसाब से ये कथन सही हो सकता है ना। लेकिन राइट ऑप्शन ये होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 80, अकाल और उसके बाद नागार्जुन की है। कविता में अंतिम पंक्तियां, चूल्हा जलने पर घर में क्या बदलाव आता है? कई दिनों के बाद घर अंदर चमक आती है और कोए पाखे खुजलाने लगते हैं। यही है ना। लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी है मैंने, ध्यान नहीं दिया ना। मिलान करना, एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ मूल भाव है उनके। इस वाले क्वेश्चन में दम लग रहा है। मूल भाव हमने पीछे भी बात कर ली है ना।
नाखून क्यों बढ़ते हैं? मजदूरी और प्रेम क्या है? ये मनुष्य की शारीरिक श्रम का महत्व है ना, मजदूरी और प्रेम। और नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति बनाम मानवीयता है। ठीक है। मेरे राम का मुकुट क्यों भीग रहा है? उठ जाग मुसाफिर क्या है? एक ग्रामीण परिवेश की बात हो रही है। उठ जाग ग्रामीण परिवेश में स्मृतियों और नवजागरण की बात हो रही है ना। जागरण, नवजागरण में स्मृतियाँ और जो हमारे जगाने की बात हो रही है, उठ जाग मुसाफिर जो भी है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है सीता के निर्वासन और चिंतन का सांस्कृतिक है। मतलब जो जब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं उनके बेटे, लाला श्रीनिवास दास की ये कहता है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उनके बच्चे बाहर जाते खाना खाने के लिए पार्टी में, तो उसकर चिंता को लेकर है ना। बहुत ही अच्छी। क्वेश्चन नंबर 82 धरती धन्ना अपना उपन्यास किस विमर्श का सशक्त उदाहरण है? स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या पर्यावरण? दलित विमर्श पर बनी है ना। इट्स इजी, ये भी सिलेबस से कह सकता हूँ मैं। सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको कई वीडियो, लगभग 4 वीडियो मैंने बनाई है इसके ऊपर। बाकी फिर मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि किसी को इंटरेस्ट है नहीं। अगर किसी को इंटरेस्ट जागेगा, कमेंट पे बॉक्स में अगर कोई बोलेगा कि हाँ बताओ मुझे सिलेबस में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 अमृतसर आ गया बीच में कहानी में बाबू क्लर्क के चरित्र में क्या बदलाव आता है? वह डरपोक से साहसी बन जाता है। साहसी बन जाता है ना अमृतसर आ गया में। तो वह सांप्रदायिक नफरत और हिंसा की मानसिकता का शिकार हो जाता है। देखो साहसी तो बन जाता है ना, लेकिन इससे ज़्यादा ये दूसरा वाला रिक्वायर्ड होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 84 स्थापना है। मार्क्सवादी दर्शन ने साहित्य में वर्ग संघर्ष की अवधारणा को प्रमुखता दी है। रीज़न है क्योंकि मार्क्सवाद का मानना है कि मानव इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष का इतिहास है। निरंतर संघर्ष का इतिहास है। चलो दोनों सही है, ये भी दोनों सही है ना। कथन की सही व्याख्या भी हो रही है। बकरी नाटक की शैली क्या है? शास्त्रीय, एकांकी, लोकनाट्य, नाटकी, नौटंकी या रेडियो? हमने पीछे ही बात की थी, नौटंकी शैली है। और बकरी नाटक भी नाटक ही है। क्वेश्चन नंबर 85 सिख 5 आया था क्या? अभी तो गया यार 5। एक कहानी है भी आत्मकथा में लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा? यहाँ पे भी दिख रहा है किसका पड़ा होगा। ऑप्शन नंबर 2 बी, उनके पिता और शीला अग्रवाल कॉलेज की प्राध्यापिका। शीला अग्रवाल उनकी प्राध्यापिका थी कॉलेज की, उनका प्रभाव अधिक पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 87 है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई ईस्वी का मुख्य उद्देश्य क्या था इसमें? अंग्रेजी साहित्य का पढ़ना? नहीं, अंग्रेजी साहित्य नहीं। दूसरा, ब्रिटिश अधिकारियों सिविल सर्वेंट को भारतीय भाषा और संस्कृति सिखाना था बस। फिर से मिलान करना है, कहानी दी हुई और कहानीकार है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कहानी? राही कहानी है सुभद्रा कुमार की। राजा राधिका रमण प्रसाद, कानों में कंगना।
अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार। शेखर जोशी की कहानी है कोशिका कटवार। ठीक है, 3 4 1 2 ऑप्शन ए होगा। 89 जागो फिर एक बार निराला की कविता है। कवि देशवासियों को क्यों जगाना चाहता है? सुबह हो गई है इसलिए जगा रहे। देश प्रेम पराक्रम और सोए हुए गौरव को जगा रहे हैं स्वाधीनता के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 उर्वशी दिनकर की तृतीय अंक उर्वशी के तृतीय अंक में मूल रूप से क्या वर्णित है? स्वर्ग का सौंदर्य, युद्ध का दृश्य, देह और आत्मा या उर्वशी का श्राप? उर्वशी ने किसको श्राप दिया था? स्वर्ग कहां पर है? ऑप्शन सी आएगा देह और आत्मा, मतलब वासना की बात हो रही है। ठीक है, तीसरे अंक में। क्वेश्चन नंबर 91 से फिर से मिलान करना है। एक तरफ काव्य के गुण है, दूसरी तरफ लक्षण है। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण में क्या आता है? जल्दी से बताइए, मिलान करना है ना। जो हृदय को द्रवित कर दे, कोमल कांता पदावली, मतलब एकदम श्रृंगारिक भाव हो, उसी में माधुर्य होता है। ये कोमल कांता है ना, द्रवित कर दे हृदय को। अजोगुण वीर रस भर देता है ना हृदय में। ओजो भाव, अजो भाव, ओज भाव, वीर रस, एकदम उत्साहित हो जाए इंसान। दूसरा होगा जो हृदय में वीर रस रौद्र भाव को दीप्त कर दे, जैसे ट ठ ढ का प्रयोग होता है, जैसे हमारे भूषण जी ने किया है, वह काफी वीर्यस का प्रयोग। प्रसाद में तो फिर बचाइए। जो पढ़ने या सुनते ही चिंता में व्याप्त हो जाए, जिसे सुख ईंधन से। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 92 स्कंदगुप्त नाटक में आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, यह गीत किसका है? पीछे ही बात की है, अगर कोई भूल गया तो बहुत मार पड़ने वाली है, मगर मेरे सामने होते ना तो बहुत मारता। देवसेना का है। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कट्टरता, समसामयिकता, सामासिकता, एकांतवास या अंधविश्वास? सामासिकता, मिलजुल कर रहते हैं ना। 94 एक और द्रोणाचार्य नाटक द्रोणाचार्य के माध्यम से किस व्यवस्था पर करारी चोट की गई है? चिकित्सा पे तो नहीं किए, न्याय पे भी नहीं किए, सैन्य पे भी नहीं किए। ऑप्शन बी होगा शिक्षा व्यवस्था, व्यवसायीकरण और शिक्षा की बेबसी पर है। क्वेश्चन नंबर 95 मिलान करना। एक तरफ कवि दिए, दूसरी तरफ पंक्ति दे रखी है। कबीर है, विद्यापति है, सूरदास है, तुलसीदास है। आपको सही मिलान करना है, ठीक है। कबीर की पंक्ति कौन सी हो सकती है? कबीर की पंक्ति तो समझ में नहीं आ रही मुझे। विद्या देसिल बनाओ सब जन मिठा, मिठा, ये जो भाषा दिख रही है ना, देसिल बनाओ सब जन मिठा, ये विद्यापति की है। अवहट्ट, ठीक है। इतने सारे क्यों लगा रहा है, एक ही लगाना। अवहट्टी भाषा, मतलब बी का पहला तो कंफर्म है। बी का पहला कहीं और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ए में दिख रहा है। आ गया हमारा आंसर। तो कबीरदास की कौन सी हो गई? तीसरा। दुल्हिन गवाहू मंगल चार, और उसके बाद सी का दूसरा आ जाएगा। सूरदास की ये है निर्गुण कौन देश को बासी, ये भी बहुत सरल था यार, इसको देख लेता तो भी सूरदास समझ में आ जाते। तुलसीदास का क्या है? चौथा है
श्रुति समंत हरि भक्ति पथ। क्वेश्चन नंबर 96, नक्सलवाड़ी धूमिल की कविता है। कविता में संसद और सड़क के बीच की खाई को दर्शाते हुए मुख्य रूप से किस पर व्यंग किया गया है? लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता और खोखले वादों पर। यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, आपका बंटी उपन्यास में बंटी किस मानसिक स्थिति से गुजरता है? वह बहुत खुश और उत्साही है? नहीं है, खुश तो नहीं है। वह माता पिता की तलाक और उनके नए जीवन, दूसरी शादी के बीच असुरक्षित और एकाकीपन का शिकार है। ऑप्शन 2 सही है हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 98, स्थापना है। रूपवाद ने साहित्य के मूल्य में विषय वस्तु से अधिक रूप या शिल्प को महत्व दिया है। रूप से अधिक या शिल्प को महत्व दिया है? विषय वस्तु से अधिक रूप या शिल्प को अधिक महत्व दिया है। देखते हैं आगे क्या सही है। तर्क है, क्योंकि रूपवादियों का मानना है कि कविता का असली महत्व उसकी तकनीकी बुनावट और भाषा का विशेष प्रयोग, अजनबीकरण है। ये तो सही है ना, दोनों सही है भाई, व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 99, क्या भूलूं क्या याद करूं? आत्मकथा की भाषा और शिल्प की क्या विशेषता है? अत्यंत क्लिष्ट और संस्कृतनिष्ठ है, पूर्णतः व्यंग्यात्मक और पद्य शैली में है, अत्यधिक प्रमाणिक, पारदर्शी और प्रवाहमयी कथात्मक शैली है, केवल ऐतिहासिक और दस्तावेजों का नीरस वितरण है। क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक प्रमाणिक है, पारदर्शी है, प्रवाहमयी कथात्मक शैली है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर दर्शन का साहित्य पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? रहस्यवाद का पुनरुत्थान, दलित साहित्य का उद्भव, दरबारी साहित्य को बढ़ावा, या कलावादी दृष्टिकोण का विकास। अंबेडकर का नाम सुनते ही दलित चेतना और उसकी बात जागृत हो जाती है ना, तो ऑप्शन बी। तो ठीक है, धन्यवाद और ऑल द बेस्ट सभी को, है ना। कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मेरे इस वीडियो देख रहा है आज, अगर देख रहा है तो कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई कल ही देख रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत टाइम, मतलब 12 बजे स्टार्ट हो रही है, तो सुबह हमारे पास लगभग 11 बजे तक का समय है। 11 बजे तक का समय नहीं, लेकिन 10 बजे तक का समय है हमारे पास, क्योंकि 11 बजे तक हमें सेंटर पे पहुंचना ज़रूरी है ना। पहले ही पहुंच जाना, टाइम से पहले पहुंच जाओ, वहाँ जाके कोई टेंशन नहीं रहती है। अगर आप टाइम से पहले नहीं पहुँचोगे तो फिर बहुत टेंशन होती है, फिर वहाँ जाके रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता है। तो 11 बजे तक तो सेंटर पर आप होना ही चाहिए। तो आपके पास 10 बजे तक का टाइम है ना। मस्त अच्छे से खाना वाना खा लो, ज़्यादा नहीं खाना है, इतना नहीं खा लेना है कि नींद आने लग जाए। तो लिमिटेड खाना वाना खाना है ना, और पहुंच जाना है। लगभग एक काम करना है, आप सुबह उठ जाओ, सुबह 6 बजे 5 बजे जितना भी उठना है उठ जाओ। सुबह से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करो, फिर 10 बजे खाना वाना खाओ, अच्छे से नहाओ, तैयार हो जाओ, है ना, और 11 बजे तक पहुंच जाओ अपने सेंटर पे। ठीक है, तब तक ऐसे कुछ रिवाइजन कर लो, टेस्ट लगा लो। सुबह एक टेस्ट लगा लोगे ना, तो फिर माइंड एकदम रनिंग फेज में हो जाएगा। तो वहाँ जाके आपको गेट सेट गो बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, आप दौड़ने लग जाओगे अपने आप ही, मतलब आपका दिमाग दौड़ने लग जाएगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है ना। कोई कहता है कि मत पढ़ो, रहने दो, रिलैक्स, अरे छोड़ो यार, क्या रिलैक्स देंगे। वैसे ही तो अगर एग्जाम क्लियर हो गए तो रिलैक्स करते रहेंगे जितना करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप पढ़ रहे हो या रिलैक्स कर रहे हो। आप पढ़ोगे तो आपका माइंड रनिंग फेज में होगा, नहीं तो फिर वहां जाके फिर बोलना पड़ेगा गेट सेट गो। बाकी सब तब तक दौड़ चुके होंगे और आप धीरे धीरे बढ़ोगे। आप अगर पहले से ही सुबह भी पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन लगा के जाओगे, तो रनिंग फेज में होगा ना, सही रहेगा फिर।
चलो फिर कल हमारा पेपर है ना, एग्ज़ाम। तो सभी को ऑल द बेस्ट है ना। फिर मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं ना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।